जरा उस तस्वीर को देखिए जो आपको यहां खींच लाई है। कंक्रीट की सतह को चीरती एक विशाल दरार जो शहर के आसमान को घेरती है और ऐसा एहसास कराती है मानो भयंकर तापमान के कारण पूरा शहर दो हिस्सों में फटने वाला हो। यह तबाही की एक सम्मूख तस्वीर है। लेकिन अगर आप तटीय रेगिस्तानों में बुनियादी ढांचे पर मंडराने वाले असली खतरे को समझना चाहते हैं तो आपको इस विशाल दरार से अपनी नजरें हटानी होंगी। असल सच बहुत शांत, धीमा और बेहद छोटा है। अचानक होने वाले किसी विनाशकारी हादसे के बजाय आपको कंक्रीट पर उभरी एक पतली संतरी रंग की रेखा को ढूंढना होगा, जो किसी पुल के खंभे, पार्किंग डेक या समुद्री दीवार पर बहता हुआ जंग का हल्का सा दाग है। दूर से ये एक मामूली सा दाग लगता है जिसे पेंट से छिपाया जा सकता है, लेकिन यह संतरी रेखा हमसे दो बेहद गहरे सवाल पूछ रही है। पहला सवाल ये कि आखिर पानी और नमक ठोस चट्टान जैसे कंक्रीट के भीतर कैसे घुस गए और ऑक्सीजन की कमी वाले उस अंधेरे अंदरूनी हिस्से में दबे लोहे के भारी सरियों के साथ क्या खेल चल रहा है। इन रहस्यों को समझने के लिए हमें एक बेहद सूक्ष्म यात्री का पीछा करना होगा। ये है एक सूक्ष्म क्लोराइड आयन जो समुद्र की बौछार, खारे भूजल या नमकीन ओस से पैदा होता है। हम इस आयन के सफर पर नजर रखेंगे कि कैसे ये कंक्रीट की मजबूत सतह को भेद कर भीतर रास्ता बनाता है और आधुनिक दुनिया को मजबूती देने वाले लोहे के रसायन को बदल देता है। वो बड़ी दरार तो बस एक धोखा है, असली जुर्म तो इस संतरी रेखा के पीछे हो रहा है। अब सवाल ये नहीं कि कंक्रीट पिघलेगा या नहीं, बल्कि ये है कि ये छोटा सा आयन पूरे शहर के लिए मुसीबत बनने से पहले कितनी दूर तक जा सकता है। इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग खोजों में रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का नाम सबसे ऊपर आता है। कंक्रीट दबाव झेलने में अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, जो गगनचुंबी इमारतों और बड़े पुलों के भारी वजन को संभाल सकता है, लेकिन खिंचाव होने पर यह कमजोर साबित होता है। वही लोहा यानी स्टील खिंचाव सहने की अपार ताकत रखता है। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो एक ऐसा बेजोड़ ढांचा तैयार होता है जो आसमान छू सकता है। मगर इस साझेदारी में एक बुनियादी कमजोरी छिपी है। लोहा हमेशा अपने प्राकृतिक रूप यानी जंग में लौटने के लिए बेताब रहता है। तो फिर कंक्रीट के अंदर जाते ही इस लोहे में तुरंत जंग क्यों नहीं लगने लगता? असल में कंक्रीट सिर्फ लोहे को बाहर की दुनिया से छिपाता ही नहीं है, बल्कि उसे एक बेहद सुरक्षित रासायनिक सुरक्षा चक्र भी प्रदान करता है। जब तक कंक्रीट के भीतर का ये रासायनिक वातावरण स्थिर रहता है, तब तक स्टील जंग से पूरी तरह सुरक्षित रहता है। पर्यावरण और अंदर दबे लोहे के बीच की कंक्रीट की परत, जिसे कवर कहा जाता है, वो एक भौतिक दूरी, एक सुरक्षा दीवार और एक रासायनिक सुरक्षा कवच का काम करती है। दुबई जैसे तटीय शहरों का निर्माण करने वाले इंजीनियर यहाँ के क्रूर मौसम और जलवायु से अच्छी तरह वाकिफ हैं। दुबई बिल्डिंग कोड स्पष्ट रूप से इस आक्रामक वातावरण को स्वीकार करता है, जो खारे भूजल और हवा में तैरते समुद्री नमक से होने वाले भारी जोखिमों की पहचान करता है। यहाँ के बुनियादी ढांचे को कंक्रीट की विशेष गहराई, खास कंक्रीट मिश्रण और स्थायित्व की कड़े नियमों के अनुसार डिजाइन किया जाता है, ताकि कंक्रीट एक अभेद्य ढाल की तरह काम कर सके। लेकिन कोई भी ढाल तभी तक कारगर होती है जब तक कोई उसमें सेंध न लगा दे। इंसानी आंखों को कंक्रीट की दीवार एक ठोस और अभेद्य चट्टान जैसी लग सकती है, लेकिन हमारे उस सूक्ष्म क्लोराइड आयन के लिए ये कंक्रीट बारीक सुराखों, पतली नलियों और बहते पानी का एक बहुत ही बड़ा और जटिल भूल भुलैया जैसा रास्ता है। कंक्रीट घना जरूर होता है, लेकिन यह पूरी तरह से अभेद्य नहीं होता। कंक्रीट को अंदर से खोखला करने का सबसे बड़ा जरिया पानी है, और यह क्लोराइड आयन उसी पानी का गुप्त सवारी है। किसी इमारत की स्थिति के आधार पर यह सवारी समुद्र की लहरों के कोहरे, खारे भूजल के धीरे धीरे ऊपर चढ़ने या शाम के समय जमने वाली ओस के साथ उड़कर आने वाली नमकीन धूल से पहुंच सकती है। एक बार कंक्रीट पर पहुंचने के बाद इस आयन के पास अंदर जाने के तीन मुख्य रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कंक्रीट का अपना बारीक सुराख ही है। घुले हुए नमक को समेटे हुए नमी कंक्रीट के सूक्ष्म सुराखों में सोख ली जाती है। बिना किसी बाहरी नुकसान के भी ये आयन कंक्रीट के अंदर मौजूद पानी के जरिए धीरे धीरे रिस कर आगे बढ़ सकता है। दूसरा रास्ता है कंक्रीट की दरारें। हालांकि बड़ी दरारें बहुत कम दिखती हैं, लेकिन कंक्रीट के सूखने या वजन पड़ने से बनने वाली सूक्ष्म दरारें इस आयन के लिए एक तेज हाईवे की तरह काम करती हैं, जो लोहे तक पहुंचने की दूरी को बहुत छोटा कर देती हैं। तीसरा रास्ता निर्माण के दौरान बनने वाले जोड़
या कमजोर ड्रेनेज पॉइंट हैं, जहां पानी जमा हो जाता है और रिसाव का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये क्लोराइड आयन किसी तेजाब की तरह कंक्रीट को नहीं खाता, बल्कि ये तो बस चुपचाप बिना किसी आहट के हर रोज एक एक मिलीमीटर आगे सरकता है। ये धीरे धीरे उस शांत और क्षारीय सुरक्षित घेरे की तरफ बढ़ता है जहां लोहा आराम कर रहा होता है। एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि रेगिस्तान की भीषण गर्मी कंक्रीट को तब तक पकाती रहती है जब तक कि वो पूरी तरह गल न जाए। ये सुनने में तो बड़ा तार्किक लगता है, लेकिन ये शहरों के इस विनाश की असली प्रक्रिया को पूरी तरह से नजरअंदाज करता है। असल में गर्मी कोई तेजाब नहीं है, ये तो बस नुकसान की रफ्तार बढ़ाने वाला एक उत्प्रेरक है। और इसका असर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि ये कब काम कर रहा है। जब कंक्रीट को नया नया ढाला जाता है और वो गीला होता है, तब भीषण गर्मी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। तेज हवाओं और कम नमी के साथ अत्यधिक तापमान कंक्रीट के पानी को तेजी से सुखा देता है। अगर ACI 305 R20 जैसी गाइडलाइंस के कड़े नियमों का पालन न किया जाए, तो पानी के तेजी से उड़ जाने के कारण कंक्रीट समय से पहले ही जम जाता है, जिससे उसमें बारीक दरारें पड़ने लगती हैं। एक बार जब कंक्रीट सूखकर पूरी तरह सख्त हो जाता है और अपनी सेवाएं देना शुरू करता है, तो तापमान की भूमिका और भी जटिल हो जाती है। भीषण गर्मी कंक्रीट के भीतर नमी की हलचल, रिसाव की रफ्तार और उस सामग्री की विद्युत प्रतिरोधक क्षमता को बहुत प्रभावित करती है। फिर भी सक्रिय रूप से जंग लगने के लिए कंक्रीट के अंदर पर्याप्त पानी और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर अत्यधिक गर्मी कंक्रीट को अंदर से पूरी तरह से सुखा देती है, तो उसकी विद्युत प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है और जंग लगाने वाला रासायनिक करंट वहीं थम जाता है। ये एक अजीब विरोधाभास है, जहां सबसे बड़ी आफत ही कुछ समय के लिए रक्षा बन जाती है। इसके विपरीत अगर कंक्रीट पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, तो ऑक्सीजन लोहे तक आसानी से नहीं पहुंच पाती, जिससे जंग लगने की गति धीमी हो जाती है। साल 2012 के एक शोध में, जिसमें बदलते तापमान और अधिक नमी के बीच प्रबलित कंक्रीट का अध्ययन किया गया था, ये दिखाया गया कि इनका संबंध सीधा नहीं होता। कुछ प्रयोगों में 50 डिग्री सेल्सियस पर जंग लगने की दर वास्तव में 40 डिग्री की तुलना में कम दर्ज की गई थी। गर्मी कोई साधारण संक्षारक रसायन नहीं है। ये तो नमक के इस्तेमाल किए जाने वाले हर रास्ते की गति, नमी और रसायन को पूरी तरह बदल देती है। अगर केवल उच्च तापमान ही भारी विनाश की गारंटी नहीं है, तो फिर इस तबाही का असली कारण कुछ और है। वो है गीले और सूखे होने का चक्र। समुद्र के किनारे खड़ा कोई खंभा कभी भी एक जैसी स्थिति में नहीं रहता। मेरे साथ बने रहिए, यहीं से ये कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है। कोई भी खंभा या दीवार पहले समुद्री बौछारों या सिंचाई के पानी से भीगती है और फिर सूरज की तेज धूप और हवा में पूरी तरह सूख जाती है। यह सिलसिला एक अदृश्य पंप की तरह काम करता है। भीगने के दौरान पानी अपने साथ घुले हुए क्लोराइड आयनों को कंक्रीट के बारीक सुराखों के अंदर ले जाता है। लेकिन जैसे ही मौसम बदलता है और सूखने का दौर शुरू होता है, पानी तो सतह से उड़ जाता है, पर वो नमक वहीं छूट जाता है। ये नमक कंक्रीट की गहराई में जमा होने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि सूखने के बाद कंक्रीट के सुराख फिर से एक सूखे स्पंज की तरह काम करने लगते हैं, जो अगली बार पानी मिलते ही उसे अंदर खींचते हैं और नमक को लोहे के और करीब धकेल देते हैं। महीनों और सालों तक बार बार चलने वाला ये भीगने और सूखने का चक्र कंक्रीट के भीतर नमक की मात्रा को लगातार बढ़ाता रहता है। प्रयोगशालाओं में किए गए शोध बताते हैं कि तापमान के उतार चढ़ाव और भीगने सूखने की इस प्रक्रिया से कंक्रीट की नमक रोकने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है, खासकर उन मिश्रणों में जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। रेगिस्तानी इलाकों का असली खतरा सिर्फ वहां की कड़कती धूप नहीं है, बल्कि ये कड़वा सच है कि पानी तो उड़ जाता है, पर नमक वहीं रहकर अगली बूंद का इंतजार करता है। आखिरकार वो क्लोराइड आयन कंक्रीट की गहराई को भेदते हुए अंदर दबे लोहे के पास पहुंच ही जाता है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, क्योंकि कंक्रीट का क्षारीय माहौल इस जंग के हमले का डटकर मुकाबला करता है। लेकिन जैसे जैसे ये भीगने और सूखने का पंप लगातार काम करता रहता है, वैसे वैसे लोहे की सतह पर क्लोराइड आयनों का जमाव एक खतरनाक स्तर को पार कर जाता है। अब कंक्रीट का उच्च pH मान भी लोहे को बचाने के लिए काफी नहीं रह जाता।
लोहे के ऊपर बनी सूक्ष्म सुरक्षा परत टूट जाती है और वो ढाल पूरी तरह से बेकार हो जाती है। अब अगर वहां थोड़ा सा भी पानी और ऑक्सीजन मौजूद है तो लोहा अपने प्राकृतिक रूप में वापस लौटने लगता है, यानी उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। यहीं पर एक अदृश्य रासायनिक प्रक्रिया एक भयानक यांत्रिक बल का रूप ले लेती है। जब लोहा जंग में तब्दील होता है तो उसका आकार बढ़ने लगता है। स्थापित इंजीनियरिंग नियमों के अनुसार जंग लगी हुई धातु अपने मूल लोहे की तुलना में कई गुना अधिक जगह घेरती है और कंक्रीट जैसी सख्त चीज में फंसे होने के कारण इसे फैलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अंदर से बढ़ने वाला यह फैलाव कंक्रीट पर बाहर की तरफ एक भयानक दबाव डालने लगता है। कंक्रीट, जो खिंचाव सहने में बेहद कमजोर होता है, आखिरकार इस अंदरूनी हमले के आगे घुटने टेक देता है। लोहे के सरियों के साथ साथ कंक्रीट में दरारें पड़ने लगती हैं। नमक ने रासायनिक रूप से कंक्रीट का दरवाजा खोला था और जंग ने उसे यांत्रिक रूप से तोड़ डाला। ये बढ़ता हुआ दबाव कंक्रीट की सतह पर जंग के लाल दागों और लंबी दरारों के रूप में दिखता है, जिससे आखिरकार कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े टूटकर गिरने लगते हैं। इस जंग की सबसे दुखद त्रासदी ये है कि सुरक्षा देने वाला कंक्रीट गायब नहीं होता, बल्कि वो खुद एक विनाशकारी हथियार बन जाता है, जिसे वही लोहा बाहर धकेलता है जिसे बचाने के लिए इसे बनाया गया था। जब यह दरार सतह तक पहुंचती है तो उस छोटे से आयन का धीमा सफर और अधिक नमक और पानी के लिए एक सीधा और चौड़ा राजमार्ग बन जाता है। कोई शहर बाहर से देखने में इतना चमचमाता और सुरक्षित कैसे लग सकता है, जबकि अंदर ही अंदर एक खामोश रासायनिक हमला चल रहा हो। आज आप और मैं इसी छुपे हुए खतरे की पड़ताल करेंगे। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें समय को इंजीनियरों के नजरिए से देखना होगा। किसी भी मजबूत कंक्रीट की इमारत की जिंदगी केवल एक उल्टी गिनती से तय नहीं होती, बल्कि इसके पीछे दो अलग अलग घड़ियां चल रही होती हैं। पहली है शुरुआत की घड़ी, यानी इनिशिएशन क्लॉक। ये घड़ी उसी पल टिक टिक करना शुरू कर देती है जब कंक्रीट को ढाला जाता है और वो पहली बार बाहरी हवा के संपर्क में आता है। सालों या दशकों तक क्लोराइड कंक्रीट की परत को चीरते हुए मिलीमीटर दर मिलीमीटर आगे बढ़ता है, पर बाहर कोई दरार नहीं दिखती। देखने वाले को लगता है कि यह इमारत पूरी तरह सुरक्षित है। इस पहली घड़ी की रफ्तार इस बात पर निर्भर करती है कि कंक्रीट की परत कितनी मोटी है, उसका घनत्व कितना है और उसे किस तरह के माहौल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद आती है दूसरी खतरनाक घड़ी, जिसे प्रोपगेशन क्लॉक कहते हैं। इसका समय तब शुरू होता है जब स्टील की सुरक्षात्मक परत टूट जाती है और उसमें जंग लगने की सक्रिय प्रक्रिया शुरू हो जाती है। धीरे धीरे अंदर जंग जमा होने लगती है, जिससे कंक्रीट के भीतर एक भयानक दबाव पैदा होता है। ये दूसरी घड़ी तब थमती है जब वो अंदरूनी तबाही आखिरकार सतह को फाड़कर बाहर आ जाती है, जिससे कंक्रीट में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और स्टील का ढांचा कमजोर हो जाता है। हालांकि स्टील की रक्षा करने वाली दूरी महज कुछ मिलीमीटर की होती है, लेकिन उसे पार करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए बाहर की चमक-दमक इस बात की गारंटी नहीं है कि खतरा टल गया है। यही वजह है कि जब कंक्रीट की दीवार पर अचानक कोई नारंगी रंग की जंग की लकीर दिखाई देती है, तो वो बर्बादी की शुरुआत नहीं होती। वो तो बस वो पल होता है जब वो दूसरी खामोश घड़ी अपना असली भयानक रूप सबके सामने जाहिर करती है। इन दोनों घड़ियों के थमने और कंक्रीट के बर्बाद होने की सच्चाई को समझने के लिए हमें किसी बंद प्रयोगशाला के दावों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अरब की खाड़ी खुद इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब कंक्रीट एक बेहद आक्रामक माहौल में पुराना होता है तो क्या हश्र होता है। साल 2018 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने दोहा कतर की 3 इमारतों पर एक जमीनी शोध प्रकाशित किया था। साल 1960, 70 और 80 के दशकों में बनी इन इमारतों ने तटीय इलाके के गर्म और नम मौसम का लगभग 30 से 50 सालों तक सामना किया था। उन जांचकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि क्लोराइड के घुसपैठ, कंक्रीट के कमजोर होने और स्टील में लगी सक्रिय जंग की वजह से ये इमारतें अंदर से खोखली हो चुकी थीं। लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर मेरे लिए इस सबूत की सीमाओं को साफ करना भी जरूरी है। दोहा की तुलना सीधे दुबई से नहीं की जा सकती। आधी सदी पहले बनी इमारतें आज के आधुनिक नियमों, उन्नत मटीरियल साइंस या नए जमाने की निर्माण तकनीकों को नहीं दर्शाती।
ये अध्ययन दुबई के बुनियादी ढांचे पर कोई अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर वैज्ञानिक चेतावनी है। ये साबित करता है कि क्लोराइड का फैलना और जंग का बढ़ना सिर्फ कागज पर बने हुए ग्राफ नहीं है। अगर इन्हें वक्त और आक्रामक माहौल मिल जाए तो ये किसी भी मजबूत ढांचे को मलबे में बदल सकते हैं। यही वो कड़वी सच्चाई है जो सख्त स्थानीय निगरानी को बेहद जरूरी बनाती है। इसी खतरे को भांपते हुए दुबई में साल 2022 के प्रशासनिक प्रस्ताव संख्या 109 के तहत गहरी दरारों गिरते हुए कंक्रीट और स्टील में लगी भारी जंग को ऐसे गंभीर दोषों की श्रेणी में रखा गया है जिनके लिए बेहद सख्त और विशेषज्ञ मरम्मत की जरूरत होती है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि इसके पीछे की विनाशकारी केमिस्ट्री सच है। प्रशासन अच्छी तरह जानता है कि ये नमकीन हवा शहर के साथ क्या खेल खेल रही है। जब हम इस सूक्ष्म रासायनिक सच्चाई को एक विशाल महानगर के स्तर पर देखते हैं तो खतरा कई गुना बढ़ जाता है। दुबई का नागरिक नेटवर्क बहुत विशाल है। यहाँ का सड़क और परिवहन प्राधिकरण 25,000 लेन किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों की देखरेख करता है। ये पूरा तंत्र 1,000 से अधिक पुलों, सुरंगों और 177 पैदल पार पथों यानी पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पर टिका हुआ है। इसके अलावा साल 2025 के अंत में घोषित एक विशाल बुनियादी ढांचा कार्यक्रम में 72 अतिरिक्त परियोजनाएं शामिल हैं, जो साल 2027 के अंत तक सैकड़ों किलोमीटर नई सड़कें और दर्जनों नए पुल बनाने का वादा करती हैं। साथ ही ये बुनियादी ढांचा दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र की रीढ़ है। अकेले साल 2025 में इस शहर ने लगभग 2 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की मेजबानी की, जिनके लिए 1.5 लाख से अधिक होटल के कमरे उपलब्ध थे, जो 80% की भारी ऑक्यूपेंसी पर चल रहे थे। इन आंकड़ों से यह साबित नहीं होता कि शहर ढह रहा है या पर्यटन उद्योग को कोई तत्काल खतरा है, लेकिन ये आंकड़े रखरखाव की उस भारी जिम्मेदारी को जरूर दर्शाते हैं जो हर नए पुल के बनने के साथ और बढ़ जाती है, क्योंकि हर नया ढांचा अपने साथ हजारों वर्ग मीटर का खुला कंक्रीट और नए खतरे लेकर आता है। ये नया ढांचा अपने साथ जल निकासी के नए जोड़, नए स्प्लैश जोन और समय सीमा की नई घड़ियां लेकर आता है। किसी भी आधुनिक शहर की असली कमजोरी ये नहीं होती कि उसका सारा कंक्रीट एक साथ ढह जाएगा। खतरा ये है कि किसी व्यस्त होटल का रास्ता, हवाई अड्डे की कोई महत्वपूर्ण सुरंग या कोई मुख्य पुल मरम्मत के लिए आसानी से बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे भारी आर्थिक नुकसान होगा। विकास कभी प्रकृति को नहीं हरा सकता। ये सिर्फ उन संपत्तियों के दायरे को बढ़ा देता है जिनकी रक्षा करना हमारी मजबूरी बन जाता है। इस विशाल नेटवर्क को बचाने के लिए शहर को निर्माण उद्योग के समानांतर एक अदृश्य रखरखाव तंत्र चलाना पड़ता है। कंक्रीट की मजबूती को बनाए रखना जांच और तकनीकी हस्तक्षेप की एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, जिसका पहला चरण केवल आंखों से देखकर की जाने वाली जांच है, जहां इंजीनियर शारीरिक संकेतों को ढूंढते हैं। इंजीनियर जंग के दाग, कंक्रीट की परतों का उखड़ना, दरारें या पानी के रिसाव के सबूत तलाशते हैं, लेकिन आंखों से देखकर की जाने वाली जांच केवल उस नुकसान को पकड़ पाती है जो दूसरी घड़ी के पूरा होने पर सतह तक आ चुका होता है। इस अदृश्य खतरे को समय रहते पकड़ने के लिए इंजीनियर वैज्ञानिक मापों का सहारा लेते हैं। वे कंक्रीट के गहरे नमूने बाहर निकालते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि नमक कितनी गहराई तक पहुंच चुका है। वे कंक्रीट की विद्युत प्रतिरोधकता को मापते हैं और हाफ सेल पोटेंशियल का नक्शा तैयार करते हैं ताकि बिल्कुल चिकनी दिखने वाली सतहों के नीचे छिपे हुए सक्रिय जंग के क्षेत्रों का पता लगाया जा सके। जब इलाज की जरूरत होती है तो समस्या के आधार पर समाधान भी बहुत अलग होते हैं। कभी कभी प्रदूषित कंक्रीट को काटकर अलग करना पड़ता है और स्टील को साफ करके वहां विशेष पैच लगाया जाता है। कुछ मामलों में इलेक्ट्रोकेमिकल क्लोराइड निष्कर्षण जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि कंक्रीट के भीतर से नमक को बाहर खींचा जा सके। अधिक संवेदनशील और दूषित ढांचों के लिए इंजीनियर कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली स्थापित करते हैं। इसमें पूरे ढांचे में एक निरंतर नियंत्रित बिजली का करंट दौड़ाया जाता है ताकि स्टील में जंग लगने की रासायनिक प्रतिक्रिया को कृत्रिम रूप से रोका जा सके। लेकिन याद रखिए, मरम्मत कभी समय को नहीं रोक सकती। ये सिर्फ उस हिस्से की घड़ी को कुछ समय के लिए पीछे धकेल देती है। बगल के कंक्रीट में अब भी नमक छिपा हो सकता है। सुरक्षात्मक परतों को दोबारा लगाना पड़ता है और इन प्रणालियों की लगातार निगरानी करनी पड़ती है। यह रखरखाव का एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें कंक्रीट को बचाने का काम कभी खत्म नहीं होता। इस तटीय रेगिस्तान में कंक्रीट को अमर बनाने का कोई जादुई फार्मूला नहीं है,
हालांकि इंजीनियरों के पास इस समीकरण को बदलने और जंग के खिलाफ जंग में इमारत को मजबूत बनाने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि क्लोराइड को कंक्रीट के भीतर घुसने से पहले ही धीमा कर दिया जाए। ये निर्माण के समय कम पारगम्यता वाले कंक्रीट का उपयोग करके, पानी और सीमेंट के अनुपात को नियंत्रित करके और स्टील के ऊपर कंक्रीट की एक मोटी और सटीक परत चढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा बेहतरीन जल निकासी प्रणाली और सुरक्षात्मक कोटिंग्स लगाने से पानी और सूखे का वो चक्र रुक जाता है जो कंक्रीट को कमजोर करता है, जिससे पहली घड़ी की रफ्तार धीमी हो जाती है। दूसरा रास्ता यह है कि नुकसान सतह पर दिखने से पहले ही क्लोराइड की स्थिति का पता लगा लिया जाए। नारंगी लकीर का इंतजार करने के बजाय आधुनिक प्रबंधन जोखिम आधारित जांच का सहारा लेता है। अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पानी के छींटों वाले हिस्सों, खराब जल निकासी वाले जोड़ों और जमीन के नीचे पानी का सामना करने वाले खंभों का नक्शा बनाकर इंजीनियर क्लोराइड के प्रभाव को ट्रैक कर सकते हैं। वे सुरक्षात्मक परत टूटने से ठीक पहले दखल देकर स्टील की मजबूती को बचा लेते हैं। तीसरा रास्ता यह है कि ढांचे को उसके दूसरे जीवन के लिए तैयार किया जाए, यानी ये मान लिया जाए कि भविष्य में मरम्मत की जरूरत पड़ेगी ही। इंजीनियर इमारतों को ऐसे बनाते हैं जहां जांच के रास्ते आसान हों, जल निकासी के पुर्जे बदले जा सकें और महत्वपूर्ण हिस्सों में जंगरोधी स्टील का इस्तेमाल हो। सबसे टिकाऊ ढांचा वो नहीं होता जो सिर्फ सबसे मजबूत पत्थरों से बना हो, बल्कि वो होता है जिसे ये समझकर बनाया गया हो कि समय के साथ हर चीज बूढ़ी होती है और शहर को अपनी गगनचुंबी इमारतों को गिराए बिना अपनी नींव सुधारना आना चाहिए। अब जरा सोचिए, आप और मैं वापस उसी तस्वीर पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। कंक्रीट की सतह पर बनी वो पतली नारंगी लकीर, वो कोई शहर को निगलने वाली खाई नहीं बनी है। गगनचुंबी इमारतें आज भी शान से खड़ी हैं और सड़कों पर अब भी लाखों गाड़ियां दौड़ रही हैं। लेकिन अब आप इसे सिर्फ एक मामूली दाग की तरह नहीं देख रहे होंगे। अब आप इसे एक सूक्ष्म स्तर पर चली लंबी और विनाशकारी यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में देख रहे हैं। अब आपको इसमें नमक का स्रोत, कंक्रीट के बारीक छेद, पानी का सूखना गीला होना, टूटी हुई सुरक्षात्मक परत और अंदर फैलता हुआ जंग का फौलादी फसाव साफ दिखाई दे रहा होगा। आप उन दोनों घड़ियों को समझ चुके हैं जो इसकी उम्र तय करती हैं। कंक्रीट की गुणवत्ता, मौसम की मार और सही समय पर की गई मरम्मत ही तय करती है कि कोई जंग कितनी बड़ी तबाही ला सकती है। दुबई में किसी बड़े बुनियादी ढांचे के अचानक ढहने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक अकाट्य सच्चाई हमारे सामने है। ये शहर अपने पुराने होते और लगातार फैलते हुए कंक्रीट के साम्राज्य में हजारों सूक्ष्म मोर्चों पर एक खामोश जंग लड़ रहा है। कोई भी सैलानी किसी चमचमाते पुल को पार कर सकता है, किसी आलीशान रिसॉर्ट की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर सकता है और बिना ये जाने किनारे पर टहल सकता है कि अंदर का स्टील किस हाल में है। उनकी सुरक्षा इस बात पर टिकी है कि पृष्ठभूमि में ये रखरखाव प्रणाली कितनी मुस्तैदी से काम कर रही है। ये शहर इसलिए बचा हुआ नहीं है कि इसका कंक्रीट अमर है, बल्कि इसलिए बचा है क्योंकि बर्बादी के बड़े होने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। अगर इस कहानी ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो हमसे जुड़ें और कमेंट्स में बताएं कि अगली बार हम किस अदृश्य खतरे की पड़ताल करें। एक खोजी पत्रकार के रूप में मैं इस जांच की शुरुआत एक बेहद कड़े और स्पष्ट विभाजन के साथ करना चाहता हूं। आज आप और मैं मिलकर प्रमाणित सार्वजनिक सूचनाओं, स्थापित इंजीनियरिंग सिद्धांतों, प्रयोगशाला के नतीजों और क्षेत्रीय साक्ष्यों के बीच के महीन फर्क को समझेंगे। जिस तस्वीर ने मुझे इस खौफनाक हकीकत की तह तक जाने के लिए उकसाया, वो केवल एक प्रतीकात्मक चेतावनी है, न कि किसी खास इमारत के ढहने का कोई फॉरेंसिक सबूत। ये सच है कि सरकारी दस्तावेज दुबई के विशाल और हैरान कर देने वाले बुनियादी ढांचे की तस्दीक करते हैं, जो स्थानीय स्तर पर कंक्रीट की उम्र बढ़ाने के कड़े नियम लागू करने का दावा करता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तंत्र सचमुच सुरक्षित है? सार्वजनिक स्रोत सीधे तौर पर किसी बड़े कंक्रीट क्षरण संकट की पुष्टि नहीं करते, न ही ये साबित करते हैं कि वहां का कोई पुल, सुरंग या आलीशान होटल आज ही ढहने वाला है। मगर पर्दे के पीछे जो खौफ और अनिश्चितता का माहौल है, उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इस जांच के दौरान मैंने पाया कि क्लोराइड का प्रवेश, सरियों की सुरक्षात्मक परत का नष्ट होना, जंग का फैलना और कंक्रीट का टूटकर गिरना, ये सब विज्ञान के वो क्रूर नियम हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। एक पत्रकार के तौर पर जब मैं इस अदृश्य खतरे को करीब से देखता हूं, तो रूह कांप जाती है। किसी इमारत की असली उम्र, कंक्रीट की मोटाई,
नमी, ऑक्सीजन और उसकी देखभाल पर निर्भर करती है। खाड़ी की चिलचिलाती गर्मी इस पूरे ढांचे को अंदर ही अंदर खोखला करने की ताकत रखती है, भले ही तापमान तबाही की एकमात्र वजह न हो। हमने दोहा कतर की 3 पुरानी इमारतों के अध्ययन का विश्लेषण किया है, पर इसे सीधे दुबई की स्थिति नहीं माना जा सकता। प्रयोगशाला के बंद कमरों में किए गए परीक्षण भी हमें इस आने वाली तबाही की भयावह रफ्तार और सटीक समय का अंदाजा नहीं दे पाते, जो इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी और डरावना बना देता है। सड़कों, पुलों, सुरंगों और पर्यटन के सरकारी आंकड़े हमें ये समझाने के लिए काफ़ी हैं कि इस चकाचौंध के पीछे कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था और विशाल बुनियादी ढांचा दांव पर लगा है। ये सब कुछ आने वाले वक्त में सिर्फ और सिर्फ मरम्मत के भरोसे ही टिका रह सकता है। लेकिन इन आंकड़ों को देखकर हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये तमाम आलीशान ढांचे आज ही अंदर से सड़ रहे हैं या फिर यहाँ का पर्यटन पूरी तरह ठप होने वाला है। भविष्य में रखरखाव के बढ़ते दबाव की चेतावनी केवल एक तार्किक आशंका है, कोई निश्चित तबाही की भविष्यवाणी में ही। अंततः किसी इमारत की सुरक्षा और उसकी बची हुई उम्र का सटीक फैसला केवल वही पेशेवर विशेषज्ञ कर सकते हैं जिनके पास मूल डिजाइन के रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और मौके पर जाकर टेस्ट करने का अधिकार हो। मैं साफ कर दूं कि एक पत्रकार के नाते ये खोजी विश्लेषण केवल आपके ज्ञान और जागरूकता के लिए है। इसे किसी भी तरह की इंजीनियरिंग सुरक्षा, रियल एस्टेट या निवेश की सलाह न माना जाए।